नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी आपकी अद्भुत तरीके से चल रही है और आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों का अभी मनोबल डाउन हो रहा है कि परीक्षा की तिथि आपकी लगातार डिले हो रही है। वो ऐसा मसला फंस गया है आयोग में, बीएससी और बीए होम साइंस वालों को लेकर वहाँ पर स्पष्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपकी भर्ती बाद में कोर्ट में फंस सकती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आयोग जो भी कर रहा है वो निर्णय सही है। विभाग को जल्दी तत्परता दिखानी चाहिए ताकि आयोग परीक्षा तिथि घोषित कर सके, लेकिन आपको अपनी तैयारी करते रहना है क्योंकि मक्कारी भी नहीं कर सकते हैं। आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए निरंतर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सुपर 25 सीरीज का पहला वीडियो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है? बताइएगा, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है? पीएच 8.5, पीएच 4.6, पीएच 3.5 या पीएच 6.0। कुछ नए प्रश्न आज को आपको देखने को मिल सकते हैं। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, फोलिक अम्ल क्या है? विटामिन B5 या विटामिन B6 या विटामिन B9 या विटामिन B12? बताइएगा, फोलिक अम्ल क्या है? व्हाट इज फोलिक एसिड? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको फोलिक एसिड भी कहा जा सकता है? बताइएगा, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 या विटामिन B12? तो दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर आपको? विटामिन B9। आपको निरंतर फोकस बनाकर तैयारी करते रहना है और एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा जब आप अपनी इच्छा से इसे अध्ययन करेंगे। दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? बताइएगा, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? केसीन के रूप में, ग्लूटीन के रूप में, मायोसिन के रूप में या एल्ब्यूमिन के रूप में? बताइएगा, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपको बताना है दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, केसीन के रूप में होता है। क्लियर आपको? किसके रूप में होता है? केसीन के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है? प्लेग, पोलियो, क्षय रोग, रेबीज? मैं समझता हूं आप में से सभी को यह प्रश्न आता होगा, क्योंकि बहुत ही आसान उत्तर है। एक सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है जो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है, यह आपको बताना है। प्लेग, पोलियो, क्षय रोग या रेबीज? किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो चौथे का सही उत्तर है आपका डी, रेबीज। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 1947 में, 1949 में या 1954 में या 1960 में? बताइएगा, भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1949। क्लियर आपको? 1949 बिल्कुल सही उत्तर है। आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आपकी तैयारी के लिए यह भी जरूरी है।
अगला प्रश्न है आपका, किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? बताइएगा, किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? ए WHO, बी रेड क्रॉस, सी यूनिसेफ, डी UNFPA। बताइएगा, किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? और आज का आपका जो प्रश्न है, ये जो चारों एजेंसियां दी गई हैं, इनके हेडक्वार्टर कहां कहां पर हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, UNFPA का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये चारों के हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यूनिसेफ ने। क्लियर आपको? सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, या अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, या विश्व पोलियो दिवस, या विश्व जनसंख्या दिवस? बताइएगा, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व पोलियो दिवस, या विश्व जनसंख्या दिवस? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विश्व टीबी दिवस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ART का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART? एंटी रेटिना थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रोटेशन थेरेपी, नॉन ऑफ द अबव? बताइएगा, ART का पूरा नाम क्या है? एंटी रेटिना थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, या एंटी रोटेशन थेरेपी? बताइएगा, 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्लियर आपको? इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ की पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा, यूनिसेफ के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? सिंगापुर में है, बैंकॉक में है, कोलंबो में है, या थिम्पू में है? बताइएगा, यूनिसेफ के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां है? 9 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बैंकॉक में है। क्लियर आपको? कहां पर है? बैंकॉक में है। अगला प्रश्न है आपका, एडवर्थ एल्सवर्थ रॉस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सोशल चेंज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कंट्रोल, या सोशल प्रोसेंट? बताइएगा, एडवर्थ एल्सवर्थ रॉस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, सोशल कंट्रोल। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है? मजदूर, गृहिणी, चिकित्सक, या किसान? बताइएगा, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति कौन है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बहुत ही आसान उत्तर होगा, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, गृहिणी। क्लियर आपको? ये मध्यम क्रियाशील होती हैं। क्लियर आपको? लेकिन जो सिर्फ घर का काम करती हैं, घर के अलावा भी जो काम करती हैं, वो मध्यम नहीं होती हैं, वो अति क्रियाशील हो जाती हैं, किसी मजदूर की तरह या किसी किसान की तरह। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? डेंगू बुखार, जुखाम, हैजा, या एड्स? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, डेंगू बुखार भी विषाणु जनित है, जुखाम भी आपका विषाणु जनित होता है। विषाणु जनित यानी कि वायरस से। डेंगू बुखार, जुखाम, जैसे जुखाम को आप कोरोना वायरस से जोड़ सकते हैं, उसका भी लक्षण वही है। और एड्स तो वायरस होता ही है, लेकिन हैजा आपका बैक्टीरिया से होता है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? फल व सब्जी, सलाद, दालें, या चाय? बताइएगा,
सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाय। फल और सब्जी तो आपके संतुलित आहार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, सलाद भी आवश्यक है, दाल भी आवश्यक है। शाकाहारी लोगों का जो दाल है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? चाय। चाय से काफी बीमारियां बनती हैं, एक दो फायदे हैं चाय के, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, या अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, या निषेचन से जन्म तक, या जन्म से लेकर 8 सप्ताह तक? बताइएगा, सगर्भता काल की अवधि होती है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 14वें क्वेश्चन का? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, निषेचन से जन्म तक। क्लियर आपको? फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी कि निषेचन से जन्म तक। अगला प्रश्न है आपका, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? मेज, राइस, व्हीट या मिलेट? बताइएगा, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है? इसमें हिंदी नहीं लिखी है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, मेज होता है मक्का, राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, और मिलेट यानी कि आपका बाजरा। तो बताइएगा, मक्का, चावल, गेहूं और बाजरा में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो मक्का होती है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? मेज यानी कि मक्का है। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी अगर पूरी करनी है आपको तो हर तरीके के प्रश्नों को आपको देखना होगा। क्लियर है आपको? अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर परीक्षा में आप घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हर तरीके के प्रश्नों को देखिए। हो सकता है आज के प्रश्न आपको कठिन लग रहे हो, लेकिन ये आसान भी बनेंगे जब आप इनका एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अमर्त्य सेन के द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा, मलाला यूसुफजई के द्वारा? बताइएगा, मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अमर्त्य सेन के द्वारा। क्लियर आपको? मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, चेचक किस वायरस के कारण होता है? बेरियोला, एनोफिलीज या बहुत्रसा या हेपा DNA? बताइएगा, चेचक किस वायरस के कारण होता है? स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस? 17 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बेरियोला। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 6 माह के शिशु के लिए स्तनपान के अलावा पूरक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है नरम दलिया एवं मसली हुई सब्जियां, परिवार में बने हुए भोजन का ठोस भाग, फुल्का एवं दाल, पराठा व पूरी सब्जी? बताइएगा, 6 माह के शिशु के लिए स्तनपान के अलावा पूरक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नरम दलिया एवं मसली हुई सब्जियां। जो गीला गीला दूध की अधिक मात्रा में दलिया बना हो वो, और मसल के दी हुई सब्जियां जैसे आलू। क्लियर आपको? लौकी। अगला प्रश्न है आपका, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अगस्त, 15 फरवरी, 4 फरवरी या 7 नवंबर? बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 19वें का जो सही उत्तर है आपका वो बहुत ही आसान है, सी, 4 फरवरी को। अगर आपका यह प्रश्न गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी कमजोर है, आपको बहुत ही ज्यादा सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में निहित दिशा निर्देश का संबंध है? बताइएगा, महिलाओं का
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में निहित दिशा निर्देश का संबंध है? यह प्रश्न कई बार मैं आपको करवा चुका हूं अलग अलग भाषा में। निर्भया से, विशाखा से, भंवरी से, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में निहित दिशा निर्देश का संबंध है। तो 20 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विशाखा से, जिसे विशाखा गाइडलाइन भी कहा गया था। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए जब कानून बना तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जिसको विशाखा गाइडलाइंस कहा था। अगला प्रश्न है आपका, एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझती हैं? बालक जन्म के बाद मां के स्तनों से शुरुआती दो तीन दिनों तक आने वाला गाढ़ा पीला दूध, या बालक को 6 माह की उम्र पर मां के दूध के साथ ऊपरी आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया, या 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी नहीं देना, या ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी? बताइएगा। एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझती हैं? एक्सक्लूसिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ स्तनपान, केवल स्तनपान से आप क्या समझती हैं? तो यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा चीजों को। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो हर तरीके के शब्दों को सीखिए और समझिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर केवल एक ही हो सकता है, वो सी ऑप्शन, कि 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी ना देना। जब भी बालक लिखा हो तो उसे बालक और बालिका आप दोनों समझिएगा। क्लियर है आपको? नहीं तो आप कहें कि बालिका के बारे में नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा। रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 3 बार। अगला प्रश्न है आपका, पोस्को का विस्तार रूप है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस, या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस, या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 में पास्को का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? परिवार नियोजन संघ का मुख्यालय कहाँ है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका, 3 तलाक को और किस नाम से जानते हैं? मौखिक तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत या उपरोक्त सभी? बताइएगा। 3 तलाक को और किस नाम से जानते हैं? मौखिक तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत या उपरोक्त सभी? 25 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, ये आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, मौखिक तलाक या इंस्टेंट तलाक या तलाक बिद्दत, इन सभी नामों से जाना जाता है किसको? 3 तलाक को। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इन सबको समझिए और करिए। तो ये रहा आपका सुपर 25 सीरीज का पहला भाग, जिसमें आपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। कुछ प्रश्न आपको नए मिले होंगे, कुछ प्रश्न आपको हो सकता है कठिन लगे हो, लेकिन कुछ प्रश्न आपके लेवल के थे और बहुत ही अच्छे प्रश्नों की ये श्रृंखला है। आपको लगातार निरंतर इन प्रश्नों को देखना होगा, रिवीजन करना होगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए हैं उन्हें नोट डाउन करिए और उनका बार बार रिवीजन करिए। बस यही तरीका है अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। ये 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जो आपसे प्रश्न आज पूछे गए हैं उनका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको कितना आता है। UNFPA, यूनेस्को, यूनिसेफ और रेड क्रॉस और WHO, इन सभी के मुख्यालय कहां पर स्थित हैं, यह आज का आपका प्रश्न था। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सुपर 25 सीरीज का पहला भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।